जरा सोचो कि एक आदमी जो अपनी फैमिली के बदला लेने के लिए अकेले 300 प्लस रेड आर्मी को अकेले मार गिराता है। ये कहानी उस समय की है जब दूसरा विश्व युद्ध खत्म हो चुका था। कॉर्पी का परिवार करेलिया इलाके में मारा गया था, जो पहले फिनलैंड का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन युद्ध के बाद वो इलाका नाजियों के कब्जे में चला गया। अब तक कॉर्पी बहुत अमीर बन चुका था क्योंकि उसे काफी सारा सोना मिल चुका था, इसलिए वो अपना देश छोड़कर क्यूरेलिया शहर में दाखिल हुआ। आखिरकार उसने अपना पुराना घर ढूंढ लिया, जो युद्ध के बाद भी बिल्कुल वैसा ही खड़ा था। अंदर जाकर कॉर्पी को अपने परिवार, अपनी पत्नी और अपने 2 बेटों की एक तस्वीर मिली। दोनों बेटों की तस्वीर देखकर वो बहुत भावुक हो गया और वहीं खड़ा होकर उन्हें याद करने लगा। वो वहां अपने ट्रक से आया था। इसी बीच सीन साइबेरिया की एक जेल में शिफ्ट होता है, जहां एक कैदी को बंद रखा गया था। उस कैदी को बाहर लाया गया और पता चलता है कि उसका नाम इगोर है। जनरल रिच उससे मिलने आया था। रिच ने बताया कि इगोर अपनी नाजी यूनिट के साथ फिनलैंड में घुसा था और वापस लौटते वक्त उसकी टीम ने कई गाँव जला दिए थे। उसी मिशन के दौरान इगोर ने एक परिवार को मार दिया था, जिसमें एक महिला और उसके 2 बेटे शामिल थे। गुस्से में आकर उसने उनके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे, लेकिन वो परिवार अतामी कॉर्पी का था, जो एक फिनिश कमांडो था और जिसने अकेले 300 लोगों को मारकर खुद को एक लेजेंड बना लिया था। अब जब कॉर्पी दोबारा उनके इलाके में लौट आया था तो रिच चाहता था कि इगोर उसे खत्म कर दे, वरना कॉर्पी उन्हें ढूंढता रहेगा और भी लोगों को मारता रहेगा। आखिरकार इगोर इसके लिए मान जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कॉर्पी अपने पुराने घर की लकड़ी के लट्ठों को गिन रहा है। वो उन्हें अलग अलग करने लगता है और अच्छे लट्ठों को चुनता है। वो एक मशीन और रस्सियों की मदद से उन लट्ठों को बांधकर अपने ट्रक में लोड करने लगता है। ये काम बहुत मुश्किल था, लेकिन कॉर्पी हमेशा से ऐसा इंसान रहा है जो हर काम खुद करता है। जितनी भी काम की लकड़ी थी उसे ट्रक में भरने के बाद उसने बाकी बचे टुकड़ों को जला दिया। अब कॉर्पी अपने नए घर को फिर से बनाने के लिए वापस लौटने को तैयार था। अपने परिवार को याद करते हुए वो उस जगह से निकल पड़ा और अपने लंबे सफर की शुरुआत की। उसे करीब 120 किलोमीटर का सफर तय करना था। ड्राइव करते वक्त कॉर्पी ट्रक के अंदर रखी अपने परिवार की तस्वीर को देखता रहता है। जैसे ही वो आगे बढ़ता है, अचानक 2 अफसर उसे रोक लेते हैं। कॉर्पी देखता है कि उनके पीछे एक और ट्रक आकर रुकता है और वो तुरंत समझ जाता है कि ये लोग उसे जाने देने वाले नहीं है। एक अफसर उसके पास आता है तो कॉर्पी अपना लाइसेंस दिखाता है। वो अफसर आईडी पीछे वाले ट्रक में बैठे आदमी को देता है, जो इगोर निकलता है। इगोर आईडी चेक करता है और कंफर्म करता है कि वो वाकई टॉमी कॉर्पी ही है। इगोर कॉर्पी के ट्रक में लदी लकड़ियों को देखता है और कहता है, तुम्हारे बारे में जो कहानियां मैंने सुनी है, उनके हिसाब से लगता है तुम अपने पुराने घर से बहुत प्यार करते थे। तो चलो तुम्हारे उस पुराने घर के साथ ही सब कुछ खत्म कर देते हैं। इसके बाद अफसर कॉर्पी की तरफ बढ़ने लगे और वो उन्हें ध्यान से देखने लगा। एक अफसर ने बोतल पर शराब डालकर उसे आग लगाने की तैयारी की ताकि धमाका किया जा सके, जबकि दूसरा अफसर पीछे से बंदूक लेकर कॉर्पी के पास आया, उसे मारने के इरादे से। जैसे ही दोनों अफसर करीब आए, कॉर्पी ने अचानक ट्रक का दरवाजा खोला और वहीं एक अफसर को गोली मार दी। फिर ट्रक को रिवर्स किया और पीछे खड़े दूसरे अफसर को कुचल दिया। इसके बाद वो अपना ट्रक लेकर वहां से निकल गया, लेकिन एक अफसर किसी तरह उसके ट्रक में चढ़ गया। कॉर्पी ने उससे लड़ाई की और उसे बेहोश कर दिया। इसी दौरान इगोर ने अपना एक बड़ा ट्रक कॉर्पी के पीछे भेज दिया। कॉर्पी ने देखा कि उसके ट्रक के अंदर मौजूद सिपाही के पास बंदूक तो थी, लेकिन उसमें गोलियां नहीं थी। जब वो सिपाही होश में आया तो कॉर्पी ने उसे गोलियां भरने का आदेश दिया। फिर कॉर्पी ने उससे बंदूक ले ली और ट्रक तेज रफ्तार में आगे बढ़ता रहा, जबकि इगोर का काफिला ठीक पीछे उसका पीछा करता रहा। आखिरकार कॉर्पी एक जगह पर रुका, ट्रक का दरवाजा खोला और वो सिपाही भागने की कोशिश करने लगा। इगोर के ट्रक से आए गार्ड्स ने उसे पकड़ लिया और गोली मारकर खत्म कर दिया। तभी कॉर्पी बाहर निकला और एक एक करके सबको मारना शुरू कर दिया। सारे गार्ड्स को खत्म करने के बाद उसने सीधे इगोर की गाड़ी पर निशाना साधा। इगोर ने अपने एक आदमी से बंदूक देने को कहा, लेकिन कॉर्पी ने उस सिपाही को भी गोली मार दी। इगोर के पास खुद कोई हथियार नहीं था, इसलिए कॉर्पी ने उसकी जान बख्श दी और सिर्फ उसकी गाड़ी के टायर पंचर कर दिए। उस वक्त तक कॉर्पी को ये नहीं पता था कि उसके परिवार को मारने वाला इगोर ही है। इसके बाद कॉर्पी वहां से आगे निकल गया। इगोर गुस्से में रेडियो उठाता है और अपनी खास बाइकर्स फोर्स को बुलाता है। वो सभी को कॉर्पी का पीछा करने का आदेश देता है। टायर ठीक कराने के बाद इगोर भी तेज रफ्तार में निकल पड़ता है। कॉर्पी रास्ता बदलकर उन्हें चकमा देने की कोशिश करता है, लेकिन इगोर ये बात जल्दी समझ जाता है। वो अपने बाइकर्स को इकट्ठा करता है और पूरी रफ्तार से कॉर्पी के पीछे दौड़ पड़ता है। जल्द ही बाइकर्स उसके करीब आ जाते हैं। कॉर्पी उन पर गोली चलाता है, लेकिन उनके मेटल हेलमेट उन्हें बचा लेते हैं। हालांकि उनकी गोलियां कॉर्पी को लगती हैं। एक बाइकर उसे गोली मारता है और उसका ट्रक झाड़ियों में घुस जाता है। कॉर्पी घायल हो जाता है, लेकिन फिर भी वो किसी तरह ट्रक को वापस सड़क पर ले आता है। बाइकर्स लगातार नजदीक आते जाते हैं। कॉर्पी देखता है कि उनमें से एक बाइकर उसके ट्रक के ऊपर चढ़ रहा है। जब बाइकर हमला करता है तो कॉर्पी उसके वारों से बचता है और उसे नीचे फेंक देता है, लेकिन बाइकर ट्रक की एक रस्सी पकड़ लेता है और फिर से हमला करता है। कॉर्पी उसे घुमाकर नीचे पटक देता है। तभी इगोर वहां पहुंचता है और अपनी गाड़ी से उसे कुचल देता है। कॉर्पी गाड़ी चलाता रहता है। एक और सिपाही ने उस पर शॉटगन तान दी, लेकिन कॉर्प ने अपने ट्रक से ऐसा एक्सीडेंट कराया कि वो सिपाही वहीं मारा गया। हालांकि तब तक एक और बाइकर ट्रक की छत पर चढ़ चुका था। कॉर्प ने उसे गिराने की कोशिश की, लेकिन वो सिपाही कॉर्पी को ट्रक से बाहर लटकाने में कामयाब हो गया। कॉर्प ने संभलते हुए बाहर लटके बाइकर को मार दिया।
फिर उसने एक और गार्ड को पकड़ा और उसे भी बाहर फेंक दिया। वो गार्ड लटकती हुई रस्सी में फंस गया। कॉर्प ने उस रस्सी को मशीन में डाल दिया, जिससे रस्सी खिंच गई और गार्ड का गला कट गया। अब सारे बाइकर्स मारे जा चुके थे। गुस्से में इगोर ने धमाका करने का आदेश दिया, जिससे कॉर्प की लकड़ियों में आग लग गई। जवाब में कॉर्प ने अपने ट्रक में फंसे हुए गार्ड की लाश पर डायनामाइट बांधा और उस लाश को इगोर की गाड़ी पर फेंक दिया। धमाके से ठीक पहले इगोर गाड़ी से कूद गया और उसकी गाड़ी पूरी तरह तबाह हो गई। इसके बाद कॉर्प जंगल की तरफ चला गया और पत्तों की मदद से जलती हुई लकड़ियों की आग बुझाई। इगोर अभी भी गुस्से में था और उसने अपने सबसे खतरनाक हथियार कॉर्पी के पीछे भेजने का आदेश दिया। इस बीच कॉर्पी रुका और अपने ट्रक में रखी लकड़ियों को चेक किया। उनमें से कुछ थोड़ी जल चुकी थी। उसे पता था कि सफर अभी लंबा है, इसलिए उसने अपने कूलर में पानी डाला। अपने कुत्ते को खाना खिलाने के बाद वो थोड़ी देर आराम करता है। तभी उसे महसूस होता है कि पहले लगी गोली के मेटल के टुकड़े उसके गाल के अंदर तक घुस चुके हैं, लेकिन फिर भी वो पूरी तरह ठीक तरह से काम कर पा रहा था। तभी कॉर्पी ने ऊपर आसमान में उड़ते हुए जहाज देखे, जिन्हें इगोर ने उसे मारने के लिए भेजा था। वो जल्दी से अपने कुत्ते को वापस ट्रक में बैठाता है और गाड़ी चलाना शुरू कर देता है। दोनों जहाज उसके ऊपर से निकल जाते हैं। कॉर्पी अपनी रफ्तार बढ़ाता है, लेकिन तभी एक जहाज नीचे आता है और हमला कर देता है। कॉर्पी गोलियों से बचने के लिए गाड़ी मोड़ता है और उसे एक घर दिखता है, जिसके साथ एक गैरेज भी था। वो जहाज से छिपने के लिए ट्रक को गैरेज के अंदर ले जाता है, लेकिन वो जानता था कि वो ज्यादा देर सुरक्षित नहीं रहेगा। गैरेज के सामने ही उसे एक घना जंगल दिखाई देता है। कॉर्पी को एक बड़ा लकड़ी का तख्ता भी दिखता है, जिसे वो अपने ट्रक के ऊपर रख देता है। ऊपर आसमान में पायलट अपने जहाजों से करतब दिखाने लगते हैं और फिर मिसाइल दागते हैं, जिससे पूरा गैरेज उड़ जाता है। लेकिन तब तक कॉर्पी वहां से निकल चुका था। जहाज उस पर लगातार फायरिंग करते रहे, लेकिन लकड़ी का तख्ता ट्रक को बचाता रहा। इसके बाद कॉर्पी सीधा जंगल के अंदर चला जाता है। पेड़ों के बीच जहाजों को उसे ढूंढने में परेशानी होने लगती है। कॉर्प इस मौके का फायदा उठाता है और रफ्तार और बढ़ा देता है। एक जहाज नीचे उड़ने का फैसला करता है और आखिरकार उसे देख लेता है। पायलट जहाज को साइड में झुकाता है और सीधे कॉर्पी पर फायरिंग शुरू कर देता है। कॉर्पी जोर से ब्रेक लगाता है। जहाज के पंख ट्रक से टकरा जाते हैं और वो जहाज तबाह हो जाता है। वहीं पर कॉर्पी को समझ आ जाता है कि अब उसका पीछा करने वाला कोई नहीं बचा है, इसलिए वो आगे की तरफ गाड़ी चलाता रहता है। वो जंगल से बाहर निकलने ही वाला था। उसने एक पल के लिए गाड़ी रोकी ताकि देख सके कि दूसरा प्लेन आसपास तो नहीं है, लेकिन उसे कहीं भी दिखाई नहीं दिया, दूर तक भी नहीं। कॉर्प जंगल से बाहर निकलता है और जमीन के किनारे किनारे गाड़ी चलाने लगता है, लेकिन कुछ देर बाद प्लेन उसे देख लेता है और उसकी तरफ झपट्टा मारता है। वो प्लेन सीधे कॉर्प के सामने उड़ता है और फिर से फायरिंग शुरू कर देता है, लेकिन इस बार पायलट के पास गोलियां खत्म हो चुकी थीं। गुस्से में और इगोर और कॉर्प जितना ही पागल, पायलट पूरा प्लेन कॉर्प के ट्रक के सामने उतार देता है, अपनी सीट बेल्ट चेक करता है और बाहर कूद जाता है। कॉर्प तुरंत अपनी लकड़ियों को पकड़े हुई रस्सी खोल देता है, ट्रक रोकता है और सारी लकड़ियां सड़क पर गिरा देता है। प्लेन उन लकड़ियों पर फिसलता हुआ दूसरी तरफ चला जाता है और तुरंत धमाके के साथ फट जाता है। पायलट पैराशूट के सहारे नीचे उतरता है। इसी दौरान कॉर्प अपनी लकड़ियां फिर से ट्रक में लोड करने लगता है। पायलट फिर से उस पर गोली चलाने लगता है। कॉर्प का गुस्सा फूट पड़ता है और वो उसकी तरफ बढ़ता है। तभी पायलट कॉर्प के पीछे देखता है और अचानक हंसने लगता है। कॉर्प मुड़कर देखता है और उसे एक बहुत बड़ा बॉम्बिंग प्लेन आता हुआ दिखाई देता है। कॉर्प जल्दी से सारी लकड़ियां वापस ट्रक में डालता है, पीछे का हिस्सा बंद करता है और तेजी से वहां से निकल जाता है। पायलट को लगता है कि कॉर्प अब बच नहीं पाएगा, लेकिन बॉम्बर प्लेन बम गिराता है और उनमें से कुछ बम पायलट के पास भी गिरने वाले होते हैं। चारों तरफ जबरदस्त धमाके होने लगते हैं। कॉर्प धमाकों से बचने के लिए ट्रक को घुमाता है और फिर सीधे ट्रक को पानी में उतार देता है। ट्रक धीरे धीरे डूबने लगता है। पानी के अंदर कॉर्प को सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। सबसे पहले वो अपने कुत्ते को बाहर सुरक्षित धकेल देता है, फिर वो खुद तैरकर बाहर निकलता है। वो देखता है कि सारी लकड़ियां ट्रक के साथ नीचे डूब रही हैं। कॉर्प फिर से पानी के अंदर गोता लगाता है और रस्सी खोल देता है, जिससे लकड़ियां आजाद हो जाती हैं। लकड़ियां तेजी से ऊपर की तरफ उठती हैं, लेकिन उन्हें छुड़ाते वक्त कॉर्प पानी के अंदर बेहोश हो जाता है। लकड़ियां पानी की सतह पर तैरने लगती हैं। उसका कुत्ता उसे घबराकर ढूंढता रहता है। तभी एक लकड़ी कॉर्प को ऊपर उठा लेती है और उसकी जान बच जाती है। उसका कुत्ता उसे देख लेता है और कॉर्प धीरे धीरे होश में आ जाता है। उसने अपने कुत्ते को भी बचा लिया था और सारी लकड़ियों को भी। शाम तक इगोर अपनी टीम के साथ उस जगह पहुंच जाता है। वो पूछता है कि नीचे क्या है। गार्ड बताते हैं कि ट्रक पानी के अंदर है। इगोर पूछता है कि क्या कॉर्प की लाश वहाँ है। सैनिक बताते हैं कि वहाँ ना कोई लाश है और ना ही लकड़ियां हैं। कॉर्प उन्हें लेकर पहले ही भाग चुका था। इगोर कहता है कि मुझे लगा था वो इससे ज्यादा मजबूत होगा, लेकिन फिनलैंड पहुंचने से पहले उसे अभी लंबा सफर तय करना है। उधर समुद्र के दूसरी तरफ जैसे ही रात होती है, कॉर्प अपनी लकड़ियों से एक बेड़ा बनाता है और अपने कुत्ते के साथ दूसरे किनारे तक पहुंच जाता है। आगे चलते हुए उसे समुद्र किनारे एक टैंक दिखाई देता है। उसे देखकर वो सच में खुश हो जाता है। अंदर उसे कुछ हथियार भी मिल जाते
जाते हैं। कॉर्पी ने टैंक पर सारी चीजें बांधनी शुरू कर दी और लड़ाई के लिए तैयार हो गया। थोड़ी ही दूरी पर सोवियत फिनलैंड बॉर्डर था और इगोर पहले ही वहां पहुंच चुका था। वो कॉर्पी का इंतजार कर रहा था क्योंकि वहां से गुजरने का सिर्फ एक ही रास्ता था। तभी इगोर को एक आवाज सुनाई दी और वो समझ गया कि कॉर्पी आ चुका है। उसने उसे मारने की तैयारी कर ली। कॉर्पी अपने लट्ठों को टैंक के ऊपर बांधकर आगे बढ़ता है। इगोर टैंक के अंदर कॉर्पी को देख लेता है और सारे सोल्जर हमला करने के लिए अपनी पोजीशन ले लेते हैं। कॉर्पी टैंक की कंट्रोल सीट पर बैठता है, कैनन को एक्टिव करता है और फिर टैंक को आगे बढ़ा देता है। अफसर उस पर फायरिंग करने लगते हैं, लेकिन कॉर्पी टैंक के पीछे पेट्रोल जला देता है, जिससे आग की एक लंबी लाइन बन जाती है। वो पूरी रफ्तार से आगे बढ़ता है। उसने पहले से कई बम भी लगा रखे थे। जैसे ही वे फटते हैं, जबरदस्त धमाकों से टैंक उछलकर बॉर्डर पार कर जाता है और फिनलैंड की तरफ जा गिरता है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले ही टैंक की चेन टूट जाती है। कॉर्पी अंदर ही फंस जाता है। इगोर बहुत खुश हो जाता है। कॉर्प पूरी तरह थक चुका था और बुरी तरह घायल भी था। कॉर्पी एक चाकू निकालता है और उसका लकड़ी वाला हैंडल ब्लेड से अलग कर देता है। इसके बाद वो सबसे पहले अपने कुत्ते को टैंक से बाहर छोड़ता है। कुत्ता सुरक्षित तरीके से बॉर्डर पार करके फिनलैंड पहुंच जाता है। कॉर्पी खुद भी टैंक से बाहर गिर पड़ता है और इगोर उसे पकड़ लेता है। वो उसे मारने ही वाला था कि तभी रैक अपने आदमियों के साथ वहां पहुंच जाता है। उन्हें कॉर्पी जिंदा चाहिए था, इसलिए इगोर उसे घसीट कर रैक के पास ले जाता है और उसे सौंप देता है। फिर इगोर कहता है घर जैसा कुछ नहीं होता और कॉर्पी को लात मारकर बेहोश कर देता है। रात होते होते वे कॉर्पी को रूस लौटने वाली ट्रेन में लाद देते हैं। उसे उल्टा लटका दिया जाता है और चलती ट्रेन में लगातार पीटा जाता है। इस टॉर्चर की वजह से कॉर्पी का बहुत ज्यादा खून बह जाता है। रैक उसके पास आता है और कहता है, कॉर्पी, फिनलैंड का लेजेंड, तुम मुझे नहीं जानते, लेकिन मैंने ही तुम्हें ऐसा बनाया है। मैंने हजारों औरतों और बच्चों को मारा है और मुझे उनमें से किसी का भी याद नहीं। कभी कभी उनकी चीखें याद आती हैं, लेकिन एक लड़का था जिसे मैं आज भी याद करता हूँ। जब मैं उसकी माँ और भाई को मारने उसके घर गया था तो उस लड़के ने मुझ पर चाकू से हमला किया। उसने मुझे लगभग अंधा कर दिया था और मैंने तुम्हारे घर की लकड़ी को पहचान लिया। वो लड़का तुम्हारा बेटा था। वो तुम्हारी तरह बहादुर था। तुम्हें उस पर गर्व होना चाहिए। उसके हमले ने मुझे और भी गुस्से में भर दिया, इसलिए मैंने उसे, उसकी माँ और उसके भाई को मार दिया, उनके टुकड़े कर दिए और कुत्तों को खिला दिया। इगोर चुप रह सकता था, लेकिन उसने सोते हुए शेर को फिर से जगा दिया। फिर इगोर जोड़ता है, मुझे तुमसे कभी डर नहीं लगा। मेरी चैनल डरी हुई थी और अब वही तुम्हें दिनों तक टॉर्चर करेगी। मैंने तुम्हें बनाया है, मैंने तुम्हारे परिवार को मारा है और अब तुम हमारी जेल में सड़ते रहोगे। ये कहकर इगोर वहाँ से चला जाता है। कॉर्पी गुस्से से भर जाता है। उल्टा लटकता हुआ कॉर्पी अपने पैरों को ऊपर फंसाता है और अपनी पूरी ताकत लगा देता है। रस्सी तोड़ने के लिए उसने पूरी ताकत लगा दी। वो जोर से नीचे फर्श पर गिर पड़ा। आवाज सुनकर गार्ड दौड़ते हुए अंदर आ गए। उन्होंने ये तय करने के लिए रॉक पेपर सिजर्स खेला कि उसे कौन मारेगा। पहले ही कॉर्पी ने चाकू की धार को अपनी त्वचा के नीचे छिपा रखा था। लकड़ी के हैंडल से अलग करने के बाद उसने ब्लेड बाहर निकाल लिया। एक गार्ड उसे मारने अंदर आया, लेकिन कॉर्पी ने उस पर हमला किया और उसे बुरी तरह टॉर्चर किया। दूसरा गार्ड आवाज सुनकर दरवाजा खोलता है, लेकिन अंदर अपने साथी को मरा हुआ देखता है। जैसे ही वो अंदर कदम रखता है, कॉर्पी उसे भी मार देता है। एक और गार्ड को समझ आ गया कि उसकी मौत दर्दनाक होगी, इसलिए उसने कूदकर बाहर जाना ही बेहतर समझा। कॉर्प बंदूकें एक तरफ फेंक देता है और बदले के लिए खुद को तैयार करता है। उधर इगोर को रेक और बाकी जनरल्स के साथ जबरदस्ती बैठकर डिनर करना पड़ता है, जो उसे बिल्कुल पसंद नहीं था। इगोर अपनी इनाम की मांग करता है ताकि वो आगे का सफर जारी रख सके। रेक कहता है कि इनाम मिलेगा, लेकिन उससे पहले उसे उनके साथ पार्टी करनी होगी। वे जमकर शराब पीते हैं। इगोर और भी ज्यादा चिड़चिड़ा हो जाता है। उसी समय कॉर्प चुपके से ट्रेन के दूसरे डिब्बे में घुस जाता है, जहां उसकी लकड़ियां रखी हुई थी, क्योंकि इगोर ने उन्हें भी ट्रेन में लोड करवा दिया था। वो धीरे धीरे आगे बढ़ता है, जहां उसे एक सिपाही सोता हुआ दिखता है। एक सिपाही जाग जाता है तो कॉर्प फिसलकर दूसरे कोच में चला जाता है। एक और सिपाही बाहर पेशाब करने आता है और लौटते वक्त कॉर्पी को देख लेता है। कॉर्प कुल्हाड़ी फेंकता है और हमेशा के लिए उसका मुंह बंद कर देता है। तभी एक और सिपाही कॉर्प को देख लेता है तो कॉर्प उसे चाकू मारकर वहीं खत्म कर देता है। ज्यादातर सिपाही अब भी सो रहे होते हैं। कॉर्पी धीरे धीरे आगे बढ़ता है, लेकिन एक सिपाही गलती से शराब की बोतल गिरा देता है। उसी वक्त पीछे मरे हुए सिपाही की आवाजों की वजह से एक और सिपाही जागने लगता है। कॉर्पी नीचे कंपार्टमेंट के नीचे छिप जाता है, लेकिन रेंगते वक्त कांच के टुकड़े उसके शरीर में चुभते रहते हैं। उसका हाथ एक माउस ट्रैप में भी फंस जाता है। मरे हुए सिपाहियों की वजह से होने वाली आवाजों से और भी सिपाही जागने लगते हैं। कॉर्पी अपनी कुल्हाड़ी उठाता है और आगे बढ़ता है। वो कुल्हाड़ी लेकर कंपार्टमेंट से बाहर निकलता है और दरवाजा पीछे से लॉक कर देता है। फिर वो अगले कोच को चेक करता है। अंदर कई अफसर अब भी जाग रहे होते हैं, इसलिए कॉर्पी ट्रेन की छत पर चढ़ जाता है और तेजी से आगे बढ़ता है। तभी एक लोहे की रॉड उसे लगती है और वो सीधा अफसरों वाले डिब्बे में गिर जाता है। सारे सिपाही उसे मारने के लिए टूट करते हैं, लेकिन कॉर्प अपनी रफ्तार दिखाता है और वहीं पर सिपाहियों को मारना शुरू कर देता है। वो एक मशीन गन उठाता है और एक के बाद एक गार्ड को भून डालता है। गोलियों की आवाज पूरी ट्रेन में गूंजने लगती है। आगे वाले कोच में एक और भी ये आवाजें सुन लेता है। तब तक कॉर्पी हर गार्ड को गोलियों से छलनी कर चुका होता है और बेरहमी से उन्हें खत्म कर रहा होता है। एक और अपने कंपार्टमेंट से बाहर आता है और पीछे से चल रही फायरिंग देखता है। वो तुरंत समझ जाता है कि इसके पीछे कॉर्पी ही है। इगोर पीछे वाले डिब्बों से कोच अलग कर दिए जाते हैं और वो ट्रेन के आगे की तरफ बढ़ जाता है। सबको मारने के बाद कॉर्प बाहर निकलता है, इगोर को मारने के लिए तैयार, लेकिन इगोर सिर्फ अलविदा कहता है
और भाग जाता है। कॉर्प की नजर पास रखी एक चीज पर पड़ती है। पर्दा हटाते ही उसे अंदर एक मिसाइल मिलती है। उधर इगोर वापस रेक के पास पहुंचता है। अंदर घुसते ही वो एक अफसर को चाकू मारता है, फिर बंदूक निकालकर बाकी बचे सारे अफसरों को मार देता है। वो रेक को भी मारने ही वाला होता है कि रेक पैसे दिखाकर कहता है इगोर इसी के लिए आया था। तभी इगोर शॉटगन निकालता है और कहता है और मैं तुम्हारे लिए यही लाया हूँ, और रेक को गोलियों से भून देता है। इसके बाद इगोर आराम से एक ड्रिंक लेता है। इसी बीच सिपाही दरवाजा तोड़कर अंदर घुसते हैं। वे देखते हैं कि उनका कोच रुक चुका है और कॉर्प मिसाइल लेकर पूरी रफ्तार से आगे निकल चुका है। इगोर पैसे देखकर बेहद खुश हो जाता है, लेकिन तभी उसके आसपास सब कुछ हिलने लगता है क्योंकि पीछे से एक मिसाइल तेजी से आ रही होती है। इगोर को समझ आ जाता है कि कुछ गड़बड़ है। कॉर्प मिसाइल के साथ पूरी ताकत से आगे बढ़ रहा होता है। जैसे ही वो ट्रेन तक पहुंचता है, कॉर्प मिसाइल को रोक देता है, लेकिन उसकी जबरदस्त ताकत कॉर्प को सीधे इगोर से टकरा देती है। कॉर्प इगोर पर टूट पड़ता है और अपना सारा गुस्सा निकालता है। इगोर उसे काबू में करने की कोशिश करता है और उसे पीटने लगता है। टॉर्चर की वजह से कॉर्प पहले से ही बहुत कमजोर था, इसलिए इगोर उसे जमीन पर पटक देता है और पैसे लेकर आगे बढ़ जाता है। लेकिन कॉर्प फिर से उठ खड़ा होता है। इगोर उसे पकड़कर मारने की कोशिश करता है। कॉर्प एक कांटा उठाता है और उसे इगोर की टांग में घोंप देता है। इगोर उसी कांटे से कॉर्प को मारने की कोशिश करता है और उसका गला भी दबाता है, लेकिन कॉर्प उसे फिर से नीचे गिरा देता है। इगोर फिर एक लोहे की रॉड उठाता है और कॉर्प पर लगातार वार करता है। कॉर्प खून से लथपथ हो जाता है। इगोर कहता है मुझे लगा था अगर तुम बदला लेने आए हो तो कोई बड़ा धमाका करोगे। ये कहकर वो कॉर्प को बाहर फेंक देता है। मिसाइल अभी भी ट्रेन से जुड़ी हुई थी। कॉर्प उसे देख लेता है। इगोर बाहर आता है और कॉर्प से पूछता है कि क्या उसके पास कहने के लिए आखिरी शब्द है। कॉर्प अपने मुंह से एक स्क्रू थूक देता है, वही स्क्रू जो मिसाइल को लोहे से बांधे हुए था। अब मिसाइल आजाद हो जाती है। मिसाइल आगे की तरफ दौड़ती है और सीधे इगोर की तरफ बढ़ती है, लेकिन अचानक बंद हो जाती है और उसके सामने आकर रुक जाती है। इसी बीच कॉर्प पीछे वाले डिब्बों को अलग कर चुका था और काफी पीछे गिर चुका था। मिसाइल की पहले की रफ्तार की वजह से ट्रेन काफी आगे निकल जाती है। इगोर बच जाता है और राहत की सांस लेता है, लेकिन तभी मिसाइल दोबारा स्टार्ट होती है और सीधे उसके मुंह के अंदर घुस जाती है। इसके बाद जबरदस्त धमाका होता है। दूर खड़ा कॉर्प उस धमाके को देखता है और संतुष्ट होता है क्योंकि इगोर की दर्दनाक मौत हो चुकी होती है। 2 दिन बाद फिनलैंड बॉर्डर के पास एक ट्रेन स्टेशन पर कुछ गार्ड बैठे हुए होते हैं। जब उन्हें एक आवाज सुनाई देती है, बंदूकों से लैस होकर वे आगे बढ़ते हैं और कॉर्पी को उसकी लकड़ियों के साथ वापस आते हुए पाते हैं। गार्ड उसे पकड़ लेते हैं। कॉर्प उन्हें अपनी आईडी दिखाता है। वे उसका नाम पढ़ते हैं और समझ जाते हैं ये कॉर्पी है, लेजेंड। गार्ड उसे सलाम करते हैं। कुछ दिन बाद कॉर्पी अपने कुत्ते के साथ उन लकड़ियों का इस्तेमाल करके घर बना रहा होता है। वो धीरे धीरे ठीक हो रहा था। उसका कुत्ता भौंकने लगता है। पास के कुछ गांव वाले आ रहे होते हैं। कॉर्प लड़ने के लिए तैयार होता है, लेकिन वे कहते हैं इस काम में तुम्हें मदद की जरूरत होगी, इसलिए हम आए हैं। ये सुनकर कॉर्प भावुक हो जाता है। बहुत समय से किसी ने उसकी मदद नहीं की थी। गाँव वाले ये समझ जाते हैं और सब मिलकर कॉर्प की मदद करने आगे बढ़ते हैं। कॉर्प रोते रोते टूट जाता है। एंड क्रेडिट्स के दौरान दिखाया जाता है कि उन्होंने कॉर्पी की बहुत मदद की और मिलकर उसके घर को पूरा किया, और इस तरह ये शानदार फिल्म समाप्त होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।